ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज a specification detailing of how a set of software and hardware standards interact to form a computer system। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मीनिंग है कि अलग अलग डिवाइसेस, दैट इज अलग अलग सॉफ्टवेयर्स और अलग अलग हार्डवेयर्स मिलकर एक तरह से वो एक फैमिली की तरह जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे के हेल्प से हम लोग अपना काम करवाते हैं। राइट, जैसे कि मैंने अगर इस कंप्यूटर को प्रिंटर जोड़ दिया, तो कंप्यूटर और प्रिंटर दो सेपरेट डिवाइसेस है, लेकिन एक वायर से या फिर वायरलेसली वो दोनों कनेक्ट होते हैं, दोनों इंटरैक्ट करते हैं, और मैं कंप्यूटर से बोलूंगा मुझे प्रिंट दो, तो वो प्रिंटर मुझे प्रिंट दे देगा। ठीक है, और आगे, इन शॉर्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू हाउ कंप्यूटर सिस्टम इज डिजाइन एंड हाउ इट इज वर्क्स। तो कंप्यूटर कैसे डिजाइन हुआ और कैसे काम करता है, ये हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखें। ओके, तो आप सभी ने देखा ही होगा कंप्यूटर कैसे दिखता है, आपको ये सभी पता ही होगा। तभी मैं एक बार छोटा सा तो ये अपना मॉनिटर स्क्रीन है, ये स्क्रीन है जहाँ पर आप सब ये वीडियो भी देख रहे हैं, अगर आप पीसी को या डेस्कटॉप पर है तो ठीक है। ये कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है, ये माउस जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और ये जो स्पीकर है आउटपुट डिवाइस है, ये जो डिस्प्ले है आपका ये आउटपुट डिवाइस है। राइट, यानी कि ये क्या काम करता है, कीबोर्ड से हम लोग कुछ कीज, ये बटन्स प्रेस करते हैं और कंप्यूटर को बोलते हैं कि ये हमें दिखा दो, ए टाइप किया तो हमें ए दिखता है, बी टाइप किया तो हमें स्क्रीन पर बी दिखता है। माउस के हेल्प से हमें हम लोग ऐसे नेविगेट करते हैं, हम कहीं पे क्लिक करना हो तो माउस के ऊपर छोटी छोटी कीज होती है, वो दबाकर हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। ठीक है, और हमें आउटपुट कहाँ पे दिखता है, इस मॉनिटर पर, इसीलिए इसे आउटपुट बोलते हैं। सपोज कीबोर्ड या फिर माउस का यूज करके मैं एक गाना प्ले करना चाहता हूँ मेरे कंप्यूटर में, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, जहाँ पे भी फाइल होगा मैं उसे डबल क्लिक करूँगा और मेरा वीडियो प्ले हो जाएगा यहाँ पे, और गान जो उसमें ऑडियो जो होगा वो यहाँ पे सुनाई देगा। तो ये भी हो गया मेरा आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आगे, और इसमें क्या होता है, थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। ठीक है, यहाँ पे तीन तरह के कंपोनेंट्स से मिलकर ये बनता है। एक होता है इनपुट यूनिट, जैसे कि मैंने आपको बताया इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस मैंने बता दिया, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी जहाँ पे सारा वर्क होता है वो सीपीयू। ठीक है, हम आगे डिटेल में इसको जानते हैं। इनपुट यूनिट है वो क्या करता है, हमें यानी यूजर को डेटा एंटर करने के लिए या फिर कुछ कमांड्स देने के लिए यूज होता है। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड या माउस हो गया। ठीक है, डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो हम लोग जब कोई किसी फाइल को रीनेम करते हैं वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर वहाँ पे उसको फाइल को नंबर दे देते हैं रीनेम करके, या फिर हम कोई नाम दे देते हैं उस फाइल को। ठीक है ना, एक्शन परफॉर्म करते हैं वो फाइल ओपन करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से या फिर कीबोर्ड से एंटर की दबाते हैं, या फिर माउस से डबल क्लिक करते हैं, या फिर कमांड भी देते हैं। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज टू डायरेक्ट कमांड एंड डेटा इनटू कंप्यूटर। ठीक है, मेन फंक्शन ये नहीं, उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसका इनपुट डिवाइस का, टू डायरेक्ट कमांड एंड डेटा इनटू कंप्यूटर, कि हम जो भी उसे बताएंगे, जो भी कमांड देंगे वो कंप्यूटर के अंदर जानी चाहिए, इसके लिए उसका मेन काम है। कंप्यूटर देन यूजेस सीपीयू, मतलब एक बार हमने कोई एक्शन कर दी वहाँ पे, उसके बाद वो जो भी एक्शन होती है वो कहाँ पर जाती है, सीपीयू के अंदर जाती है, टू प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। मतलब जब भी मैं कोई फाइल में सपोज एक कोई वीडियो में ओपन करना चाहता हूँ, प्ले करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं उस लोकेशन पर जाऊँगा, वहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, या फिर माउस से डबल क्लिक करके, या फिर कीबोर्ड से एंटर दबाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जब मैंने क्लिक किया उसके बाद मेरा की प्रेस करने के तुरंत बाद जो भी मैंने एक्शन परफॉर्म वहाँ पे एक्शन किया वो सीपीयू के पास जाएगा, कि उसे समझेगा कि यूज़र ने वहाँ पे क्लिक किया हुआ है, डबल क्लिक किया, और वो चाहता है कि ये फाइल्स ओपन हो जाए, तो वो मुझे वो फाइल्स ओपन करके देगा। ठीक है, ये अपना कीबोर्ड, ये मेरा माउस। ठीक है, ये यहाँ पे स्क्रोल, छोटा सा स्क्रोल वाला बटन। ओके, ये रहे हमारे इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आफ्टर रिसीविंग डेटा एंड कमांड।
जब भी हम कोई क्लिक करते हैं या फिर कमांड देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम हैज़ टू प्रोसेस इट। कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है, उसे प्रोसेस करना पड़ता है, मतलब कंप्यूटर को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड। जैसे हमने क्लिक किया तो उस कंप्यूटर सिस्टम यानी सीपीयू को पता चलना चाहिए कि हमने डबल क्लिक किया, उसे पता चल जाता है और वो प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग। हियर इट हैज टू रिलाई ऑन द कंपोनेंट कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कंप्यूटर को किस पर निर्भर होना पड़ता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पर। इसलिए वो सारा जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे वो सीपीयू में जाएगा, उसके बाद ही उसे पता चलेगा कि क्या करना है। फर्दर यूजेस दीज थ्री एलिमेंट्स, क्या क्या यूनिट्स है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। This part of CPU performs arithmetic operations. It does basic mathematical calculations like addition, subtraction, division, multiplication. Further, it can even perform logical functions like like comparison of data. ठीक है, तो ये और एक पार्ट है that it is called as arithmetic and logic unit, that is ALU, arithmetic and logic unit. ये क्या करता है, दिस पार्ट ऑफ CPU के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो ALU यूनिट होता है वो क्या करता है, परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कंप्यूटर कैलकुलेटर वाले सारे काम कर सकता है, लेकिन उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत बहुत सारे कैलकुलेशंस होते रहते हैं। वो आगे हम जानेंगे ही कि क्या क्या एग्जैक्टली करता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये इतना समझ लीजिए कि बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। ओके, Further, it can perform logical functions like comparison of data, मतलब उससे कंप्यूटर को पता होता है कि अलग अलग डेटा अलग अलग फॉर्मेट में हमारे पास प्रेजेंट है। तो सपोज ऑडियो फाइल होगी तो वो उसे ऑडियो फाइल की तरह प्ले करने के बाद वो ऑडियो फाइल की तरह ओपन करेगा, अगर वो वीडियो फाइल है तो वीडियो फाइल की तरह ओपन करेगा। ठीक है, सिंपल है कि यूनिट जो कंट्रोल यूनिट जो है वो बैकबोन यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने कंप्यूटर का। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग, वो सारे जो काम है वो अच्छी तरह से हो, इसके लिए एक दूसरे अंदर ही अंदर एक दूसरे से बहुत अच्छे से मैनेज करने का काम करता है। ये एक मैनेजर की तरह है। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, है ना, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी एक, जैसे कि एक मैनेजर है वो सारा ऑफिस संभालता है, वैसे ही यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है वो सारे जो भी अंदर सारी कैलकुलेशंस वगैरह होते रहते हैं, जो भी अलग अलग तरह के एक्शन परफॉर्म होते रहते हैं, उन सबको मैनेज करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ये क्या करता है, और इट कलेक्ट दी डेटा फ्रॉम द इनपुट यूनिट्स, मतलब जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, इनपुट यूनिट से डेटा कलेक्ट करता है और इसे प्रोसेस करने के लिए भेजता है कहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। एंड फर्दर ही ट्रांसमिट प्रोसेस डेटा, मतलब उसके बाद जो भी काम हम करवाना चाहते थे उससे वो होने के आसपास क्या होता है, प्रोसेस कर देता है डेटा को और आउटपुट यूनिट के पास भेज देता है। राइट, फिर तीसरा पार्ट है इसमें कंट्रोल मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, वंस the user enters data using input devices, the computer system stores the data। क्या करता है, जब भी यूजर ने कोई डेटा एंटर किया उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम स्टोर करता है इस डेटा को इनटू इट्स मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर कर देता है। दिस डेटा विल नाउ रिमेन हियर अंटिल अदर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू प्रोसेसेस, जब तक कोई फिर दूसरा कंप्यूटर के अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट जो होता है वो प्रोसेस करते, अ, जब उसकी बारी आएगी प्रोसेस करने की, तब तक वो वहीं पर पड़ा रहता है। ठीक है, the memory unit uses set of pre-program instruction to further transmit this data to the other parts of CPU। मेमोरी यूनिट जैसे कि क्या करने के लिए, टू फर्दर ट्रांसमिट, आगे पास इस डेटा को पास करने के लिए टू द अदर पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के अंदर जो दूसरे अलग पार्ट्स होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे उसे पास करने के लिए। ठीक है, आगे मेमोरी के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट्स होते हैं, इट इज प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो टाइप्स है, दैट इज रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। ये सारी चीज़ें आपको फिलअप्स में या एमसीक्यूज में आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। ओके, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी में ये अलग अलग तरह के डिवाइसेस है छोटे छोटे, जैसे कि पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी
ऑप्टिकल डिस्क, एसएसडी। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल डिवाइसेस है जो कंप्यूटर के अंदर हम लगाकर हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस और बढ़ा सकते हैं, या फिर डिवाइसेस स्टोरेज करने के काम आती है, मेमोरी स्टोर करने के काम आते हैं। आगे प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम। रैम क्या करता है? रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और इसे समझने के लिए हम ये पढ़ेंगे, करना चाहते हैं जो काम हम अभी कर रहे हैं बस उतनी देर के लिए हमारे पास कुछ मेमोरी अवेलेबल होगी। मेमोरी जब हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, सिर्फ उसी वक्त तक वो जो मेमोरी होगी वो हमें दी हुई होगी, अलोकेट की हुई होगी। उसके बाद अगर हम वो काम खत्म कर दे, उसके बाद वो प्रोग्राम या फिर वो विंडो क्लोज कर दे, तो जो भी मेमोरी थी वो भी उसके साथ गायब हो जाएगी। जैसे कि आप कंप्यूटर कभी देखा होगा, उसके अंदर जो मैनेजर होता है, रैम मैनेजर होता है, उसमें आप देखेंगे अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर एक साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम्स को अलग अलग मेमोरी अलोकेट कर देता है, और वो कहाँ पे स्टोर होता है? रैम के अंदर स्टोर होता है। बस जब तक आप वो प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, वो जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसी वक्त तक रैम अपना यूज होता रहता है। जैसे कि आप अगर पबजी गेम स्टार्ट करोगे तो उस वक्त पे कुछ रैम यूज हो रही होगी। ठीक है, एक बार आपने क्लोज कर दिया तो वो जो रैम है वो भी खत्म हो जाएगा। जो रैम के अंदर जो भी डेटा स्टोर था, आप आपके गेम प्ले का, वो भी उसी वक्त खत्म हो जाएगा। ओके, रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इट इज लाइक अ स्पेशल अनचेंजेबल बुक इन द लाइब्रेरी। It holds the very important instructions your computer need to start up, like say hello when you turn it on. You cannot add new pages to this book. It is set off the beginning. It is set from the beginning. ठीक है, यहाँ पे इसे समझने के लिए अच्छा सा एग्जांपल था ये, कि इट इज लाइक अ स्पेशल अनचेंजेबल बुक। ये एक बुक की तरह है। वो क्या करता है? होल्ड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसके पास होती है कि उसे स्टार्ट कैसे होना है। स्टार्ट होने के बाद आपको विंडोज लोगो दिखाना है, हेलो से हेलो टू जो भी आपका नाम होगा उसे हेलो करना है, हेलो निखिल या फिर हेलो आशीष वगैरह, जो भी आपको डिवाइस ऑन करने के बाद दिखता है। और वो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री प्रोसेस्ड होती है, पहले ही लिखी जाती है अपने रैम के अपने कंप्यूटर के अंदर, that हमारे रोम के अंदर लिखी हुई होती है। और हम अलग से उसमें कुछ एडिशन नहीं कर सकते, हम कुछ चीज़ें चेंज नहीं कर सकते उसमें, ये पहले से ही सेट होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इट इज एन एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। इट यूज टू स्टोर द ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, एक्सटर्नल मेमोरी का मीनिंग है ये इनबिल्ट मेमोरी नहीं है, ये बाहर से अलग से डिवाइसेस है जिसे हम अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को लगाने के बाद हमारी मेमोरी बढ़ जाती है, या फिर मेमोरी हमारी पीसी का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। ये तो ये आपने देखा होगा, आपने जो भी सीपीयू रहते हैं उसके अंदर ये ऐसा कुछ डिवाइस रहता है जिसके अंदर सीडी वगैरह आती है। फिर ये होता है एसएसडी, ये होती है एसएसडी। ये अपने पीसी के अंदर लगाने के बाद हमारे पीसी का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है, हमारा पीसी बहुत जल्दी स्पीडली ऑन हो जाता है, जल्दी काम करने लगता है, हमारी डिवाइस का स्पीड बढ़ जाता है। फिर ये हो गया हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या करता है? हम लोग अगर किसी के पास 8 GB, 16 या 32 GB का पेन ड्राइव होगा, तो वो इसे यूज़ करके एक फाइल डिवाइस डिवाइस के अंदर की जो भी फाइल होगी वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मूव करने के लिए इसे यूज़ करता है। ये भी इसी की तरह सेम। ओके,